हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। लगभग 80 क्वेश्चन हम कवर किए थे पिछले क्लासेस में। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और पिछले क्लासेस को अगर नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है। लगभग मैं मॉर्निंग में हिस्ट्री स्टार्ट किया हूँ, साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी का भी बहुत सारे क्लासेस में अपलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं। सारे जो क्वेश्चन मैं दिया हूँ लूसेंट से क्वेश्चन लिया, तो सारे जो क्वेश्चन हैं हम यहाँ पे लूसेंट से क्वेश्चन को लिया गया है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। तो क्वेश्चन है हमारा, किस वस्तु को आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कोई वस्तु है जिसमें आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमको कौन से दर्पण का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उपरोक्त में से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अवतल दर्पण को हम यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इस दर्पण का हम प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट निम्नलिखित किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ये आपका जो क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। रेलवे चाहे हो कोई भी एग्जाम हो, तो रॉकेट निम्नलिखित किस सिद्धांत पे काम करता है। फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली सिद्धांत, संवेग संरक्षण या आपके एवोगाड्रो सिद्धांत। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आपका काम करता है। इसका जो करेक्ट आंसर सी आंसर हो जाएगा। तो रॉकेट कौन से सिद्धांत पे काम करता है, तो संवेग संरक्षण पे आपका काम करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये आपके न्यूटन के गति के तीसरा नियम पे मतलब काम करता है। मतलब यहाँ पे विपरीत प्रतिक्रिया पे आधारित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, याद रखिए, संवेग संरक्षण के नियम पे आपका आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो बर्नौली सिद्धांत क्या होता है। ये बर्नौली सिद्धांत जो है आपके इसको बर्नौली प्रमेय भी कहा जाता है। मतलब किसी प्रवाह में तरल वेग बढ़ने पर तरल की जो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे कम होती है और उस स्थान पर दाब में कमी हो जाती है। इसी को बर्नौली सिद्धांत कहा जाता है। तो किसी भी प्रवाह में तरल वेग बढ़ने पर तरल की स्थितिज ऊर्जा कम होती है और उस स्थान दाब में कमी हो जाती है। इसी से को यहाँ पे जो गणितज्ञ ने बर्नौली सिद्धांत कहा जाता है। डेनियर जो बर्नौली एक गणितज्ञ थे, तो इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लोहे की एक कील पारे में क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। ऐसा क्या कारण होता है जो कील होते हैं पारे में तैरती है और जबकि पानी में आपका डूब जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो आपके लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है इसलिए, या लोहे के घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है इसलिए, या पारा पानी से भारी होता है इसलिए, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहे का घनत्व जो होता है पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है इसीलिए जो आप जो देखते हैं जो लोहे की कील वगैरह होते हैं ये आपके पारा में तैरती है और वहाँ पानी में आपका डूब जाती है। तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक होने के कारण और पारे से कम होने के कारण ये आपके पानी में डूब जाती है और पारा में आपका तैरती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा है। कौन से ईयर में? 2018 में जो रेलवे ग्रुप डी पेपर हुआ था ये क्वेश्चन पूछा है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बल गुणित विस्थापन को खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो उत्क्षेप, ऊर्जा, बल या आपका कार्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य हो जाएगा। तो ये आपके रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बल गुणित विस्थापन को कार्य के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कार्य हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्य के एक बल द्वारा किया जाने वाला तब कहा जाता है जब वस्तु वास्तव में लागू बल के दिशा में कुछ दूरी के तक विस्थापित होती है। तो इसी को यहाँ पे बल गुणित विस्थापन को कार्य के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 750 वाट की एक विद्युत वॉशिंग मशीन का उपयोग प्रतिदिन 4 घंटे के लिए किया जाता है। एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा यहाँ पे क्या होगी? 3 यूनिट, 30 यूनिट, 300 यूनिट या आपका 3000 यूनिट। ये आपके ये भी क्वेश्चन रेलवे में कुछ ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके जो इसको सॉल्व करके देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 यूनिट। तो यहाँ पे
जो गणना अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन की जो मूल्यांकित जो शक्ति है आपका 750 वाट यहाँ पे दिया गया है और इस्तेमाल किया गया समय यहाँ पे 4 घंटा दिया गया है। ऊर्जा की खपत E1 बराबर शक्ति गुणित यहाँ पे समय कर देंगे और यहाँ पे 750 गुणित यहाँ पे 4 कर देंगे तो आंसर हमारा निकल के यहाँ पे आ जाएगा 3 यूनिट। ये आपको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यदि बल लगाने पर कोई कार्य न हो तो बल तथा विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। तो 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या आपका 180 डिग्री। तो हम यदि या बल लगाने पर अगर कोई कार्य न हो तो बल तथा विस्थापन के बीच क्या मतलब इसका जो कोण क्या बनेगा। तो यदि किया गया कार्य शून्य है, याद रखिएगा यदि कोई कार्य शून्य है तब बल और विस्थापन के बीच का कोण यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो इसको याद रखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो यदि यहाँ पे किया गया कार्य यहाँ पे शून्य होता है तब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो ये इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो 0, अनंत, उच्च या निम्न। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा अनंत हो जाएगा। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता यहाँ पे अनंत पे बनेगी। तो इसको याद रखिएगा। एक आदर्श स्थिति में जहाँ वोल्ट मीटर यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच जो वास्तविक संभावित अंतर को मापने में जो सक्षम होता है वहीं जो विद्युत नहीं यहाँ पे गुजरती है और इसलिए इसका जो प्रतिरोध यहाँ पे अनंत होता है। तो इसको याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत हो जाएगा। तो वास्तविक संभावित अंतर मापने में सक्षम होता है इसलिए विद्युत नहीं गुजरती है और इसलिए प्रतिरोध यहाँ पे अनंत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें कौन सा गुण मौजूद होता है। तो सभी को पता है धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। और ऐसा कौन से गुण मौजूद होते हैं जिसके कारण धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। तो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाई जाती है इसलिए, या परमाणु हल्के होते हैं इसलिए, या उनका गलनांक उच्च किस्म का होता है इसलिए, या उपरोक्त में से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो धातु विद्युत जो सुचालक होती है ऐसा क्यों, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसीलिए आपका होता है। कहने का मतलब है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसीलिए यहाँ पे ये गुण मौजूद होते हैं जो धातु विद्युत की सुचालक होती है इसीलिए। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका, फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आधा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा या अपरिवर्तित हो जाएगा। तो बल जो है आपका 4 गुना हो जाएगा। तो इसको याद रखिए। यदि दो विद्युत आवेश के जो मध्य जो दूरी है इसको हम अगर आधा कर देते हैं तो उसके जो लगने वाले मध्य विद्युत जो आपका जो बल हो आपका 4 गुना हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो छड़ ऋण आवेशित हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा, या आपका उदासीन रहता है, या इनमें से कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब कांच की छड़ रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर यहाँ पे क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो छड़ जो है आपके पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब क्षण जो है आपका धन आवेशित हो जाएगा। ये वाला आंसर हो जाएगा धन आवेशित हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब है जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़ों से यहाँ पे हम इसको रगड़ते हैं तो कांच जल्दी ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खो देता है और रेशम के कांच छड़ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है आपका निकाल देता है और कांच की छड़ यहाँ पे धनावेश उसमें आ जाता है और रेशम एक नकारात्मक चार्ज यहाँ पे हो जाता है। तो इसको याद रखिए। रेशम कपड़े यहाँ पे नकारात्मक चार्ज हो जाएगा और आपका ग्लास का जो राड है आपका सकारात्मक हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, जिससे आपकी छड़ में आपका धनावेशित हो जाते हैं इसी चलते। तो इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं पनडुब्बी में किस यंत्र का प्रयोग समुद्र से ऊपर के वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो पायरोमीटर, ऑडोमीटर, अमीटर या पेरिस्कोप। इसका करेक्ट आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप जो यंत्र है। इसके माध्यम से पनडुब्बी के जो होता है आपके पनडुब्बी, तो पनडुब्बी में आपको कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो पेरिस्कोप जो यंत्र है इसका
ये वाला पेरिस्कोप यंत्र है तो समुद्र से ऊपर की जो वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो पनडुब्बी में समुद्र की सतह के ऊपर जो चीज़ें देखने के लिए जो पेरिस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है और इस यंत्र की सहायता से जल के नीचे रहकर भी समुद्र के तल को ऊपर से यहाँ पे देखा जाता है। तो इसको याद रखिए। और यहाँ पे देख सकते हैं पायरोमीटर दिया है। पायरोमीटर कौन से यंत्र, इससे क्या नापा जाता है इस यंत्र से? तो ये आपका तापमापी यंत्र है। तापमान के मापन के लिए इसको एक उपकरण है नापने वाला, तो उसको तापमापी एक यंत्र है, तो इसको याद रखिएगा। और ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ओडोमीटर ये आपका ओडोमीटर किसी वाहन वगैरह जैसे कार वगैरह हो गए जो चली गई दूरी मापने के लिए इस यंत्र का ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिए। आपके इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक दोनों के इसमें सम्मिलन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम का नियम जो है आपके, ये आपके किसको परिभाषित करता है? तो ओम का नियम किसको यहाँ पे परिभाषित करता है? तो प्रतिरोध को, धारा को, केवल वोल्टता, धारा और वोल्टता दोनों को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा और वोल्टता दोनों को ओम का नियम परिभाषित करता है। तो ओम का नियम को जो परिभाषित किसने किया था? तो एक जर्मन वैज्ञानिक थे, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, नाम सुने होंगे। तो ओम का नियम इन्होंने परिभाषित किया था, जर्मन के वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। 1826 में, याद रखिएगा 1826 में इन्होंने इसका ओम का नियम को इन्होंने प्रतिपादित किया था। मतलब किसी चालक के सिरों पर जो लगाया गया जो विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्रमानुपाती होता है, इसको परिभाषित किया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये आपके यहाँ किसका नियम है? तो मैंने जस्ट बताया आपका ओम का नियम है। फैराडे का नियम क्या प्रदर्शित करता है? फैराडे के नियम है आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम यहाँ पे साझा करता है। तो इसको याद है। कूलाम के नियम ये आपका किसी आवेश में लगने वाले जो बल को यहाँ पे बताता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है? तो हर्ट्ज, डेसिबल या आपके डेसिमल या आपके वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्वनि प्रदूषण की इकाई को क्या कहा जाता है या क्या होती है? तो ध्वनि प्रदूषण की इकाई डेसिबल होती है। कहने का मतलब है ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई को डेसिबल कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है, रेलवे में क्वेश्चन आ चुका है। और यहाँ पे हर्ट्ज दिया है, ये हर्ट्ज है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हर्ट्ज किसकी इकाई है? आपकी आवृत्ति की इकाई है, तो इसको भी याद रखिएगा। और डेसिबल तो हो गए। और यहाँ पे जो डेसिमल होता है आपके, इस डेसिमल का उपयोग कहाँ पे होता है? तो ये आपके भौतिक राशियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और अगर पूछे वोल्ट आपके किसकी इकाई होती है? तो वोल्ट आपका विभवांतर की इकाई होती है, तो इसको याद रखिए। तो चलिए सेशन को आज यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज की सेशन कैसा लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।